हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में मैं यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज पूरा चैप्टर कवर करने वाला हूँ। क्लास 12 का जो सिलेबस है कंप्यूटर साइंस का। ओके, तो यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज के सारे टॉपिक्स मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं और बहुत ही इजी और बहुत ही एग्जाम्पल के साथ मैंने सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन किया है, तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अलग अलग मॉड्यूल जैसे रैंडम वेब ब्राउजर मॉड्यूल, यूआरएल मॉड्यूल और पाइथन में अपनी लाइब्रेरी को, खुद की लाइब्रेरी को किस तरीके से क्रिएट करना है, ये भी समझाया हुआ है। और ये टॉपिक्स आप देख पा रहे हो, ये सारे टॉपिक्स हैं, बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो एक्सप्लेन किया है, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ और द टॉपर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आगे आने वाली और ये ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको मिलती रहे। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मॉड्यूल से पहले देख लेते हैं मॉड्यूलैरिटी क्या होती है। तो हम जब प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम में कुछ कंपोनेंट्स को अलग अलग पोर्शन देना, मतलब पार्टीशनिंग करना, कहलाता है मॉड्यूलैरिटी। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो पाइथन का प्रोग्राम है, जो कोड है, उसे हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, लॉजिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कुछ ऐसे मॉड्यूल्स होते हैं जो एक जैसा काम करते हैं, जिनमें एक जैसा कोड है। ठीक है, जैसे मैथ के मॉड्यूल्स हो गए, साइंस, ऐसे मॉड्यूल जो साइंस रिलेटेड फंक्शंस करते हैं। ठीक है, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, एक साथ ग्रुप कर सकते हैं और इससे जो हमारा कोड है वो हमें इजीली समझ में आ जाता है। तो मॉड्यूल क्या होते हैं, मॉड्यूल जो होते हैं, मॉड्यूल के अंदर हम फंक्शंस, क्लासेस और अलग अलग वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। तो जैसे मॉड्यूल, अब आप ये देखो कि मॉड्यूल क्या होता है। जैसे हम कोई भी पाइथन में फाइल बनाते हैं, तो उस फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो .py होता है। तो जो मॉड्यूल होता है ना, वो भी क्या होती है, एक नॉर्मल हमारी पाइथन की फाइल ही होती है, जिसका एक्सटेंशन क्या होता है, .py। वीडियो के लास्ट में मैंने कवर किया है किस तरीके से हम लाइब्रेरी एंड मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं। ओके, पर उसको समझने से पहले इस वीडियो में पहले जो कुछ बेसिक्स मैंने समझाए हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो समझने होंगे आपको। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जैसे math.py, ये क्या है, एक मॉड्यूल है। ठीक है, तो ये इसको भी देखेंगे यूज करना। और जैसे एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मैंने एक मॉड्यूल बनाया, एक पाइथन फाइल बनाई है, जिसमें मैंने कुछ फंक्शंस लिखे हैं जो अलग अलग क्या करते हैं, अलग अलग ऑडियो प्लेयर से साउंड प्ले करते हैं। तो मेरे को अपने कोड में किसी ऑडियो प्लेयर को लगाना है, तो मैं कोड थोड़ी ना लिखूंगा, मैंने ऑलरेडी जो एक मॉड्यूल, एक फाइल बना के रखी हुई है जिसमें फंक्शंस हैं। ठीक है, अलग अलग ऑडियो प्लेयर से साउंड प्ले करने के, मैं उस मॉड्यूल को क्या करूंगा, इंपोर्ट कर लूंगा अपनी प्रेजेंट वाली फाइल में। ये एक एग्जांपल था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मॉड्यूल आपको समझ में आया। मॉड्यूल क्या होता है, एक फाइल होती है जिसमें फंक्शंस, क्लासेस, वेरिएबल्स, अलग अलग चीजें होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी होती है अलग अलग मॉड्यूल्स का कलेक्शन, मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहें, कलेक्शंस ऑफ मॉड्यूल, जो क्या करती है, जैसे एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी है, वो हमारी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है। जैसे पाइथन की जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है वो होती है मैथ, रैंडम, स्टैटिस्टिक्स एंड यूआरएल। ठीक है, ये पाइथन के साथ इंस्टॉल्ड आती है। अब उसके बाद हम बात करें numpy, scipy, matplotlib एंड tinctor, तो ये जो ऐसी लाइब्रेरीज हैं, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, तो डोंट वरी, मैं इनके लिए वीडियोस बनाऊंगा आगे। जैसे numpy आएगा, ठीक है, मैटप्लॉटलिब आएगा, आपको इंस्टॉल करना बताऊंगा कैसे, जो आपका पाइथन का सॉफ्टवेयर है, आप किस तरीके से इन लाइब्रेरीज को, जो एक्सटर्नल लाइब्रेरीज है, इनको आप इंस्टॉल कर सकते हो। तो अब हम देखते हैं मॉड्यूल्स को किस तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, मॉड्यूल और लाइब्रेरी आपको समझ में आ चुका है। तो मॉड्यूल को किस तरीके से यूज करते हैं ये देखिए। जैसे पहले मैंने क्या करा, मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट करा, इंपोर्ट मैथ। उसके बाद मैंने एक वेरिएबल लिया x, उसमें मैंने क्या करा है, स्क्वायर रूट फंक्शन डाला और मैंने 24 रख दिया। तो ये क्या करेगा, 24 का जो स्क्वायर रूट होगा वो x में डाल देगा। ठीक है, अब मैंने रन कराया तो देखो 4.89 आ गया, 24 का स्क्वायर रूट। तो ये समझ में आ गया, ये एक छोटा सा एग्जांपल था कि किस तरीके से आप मैथ लाइब्रेरी को यूज कर सकते हो, यानी कि मॉड्यूल को यूज कर सकते हो। अब इसमें मैंने क्या करा कि math.square रूट डायरेक्ट किया, मैंने फंक्शन नहीं लिखा था। देखो इधर मैंने import मैथ नहीं लिखा था ना, तो क्या हुआ, उसकी वजह से एरर दिखा दिया, उसे पता ही नहीं कि math.sqrt है क्या। फिर मैंने इंपोर्ट मैथ से दोबारा करा, रन किया, देखो सही आंसर आया। तो हमें क्या करना पड़ता है, उस मॉड्यूल में जो फंक्शंस हैं उनको हमें क्या करना पड़ता है, यूज करने के लिए हमें उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट यूज करेंगे जैसे अभी किया था मैंने लास्ट, तो क्या होता है, एरर आ जाता है। तो इतना समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं। तो एक पाइथन मॉड्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है,
तो सबसे पहले डॉकस्ट्रिंग आती है। डॉकस्ट्रिंग मतलब कमेंट्स होता है जिसमें हम जो भी मॉड्यूल बना रहे हैं उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम देते हैं कि ये मॉड्यूल कैसा है, इसके अंदर क्या कौन कौन से फंक्शंस हैं। उसके बाद वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स, जैसे आप जो फंक्शंस बनाओगे उसके लिए वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे, अलग अलग वैल्यूज लेनी पड़ेगी वो। उसके बाद क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। देखो स्टूडेंट्स, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है तो हम इनको नहीं पढ़ेंगे। बुक में दिया गया था इसलिए मैंने इस वीडियो में भी इनको डाल दिया ताकि आपको कम से कम कहीं लिखने की जरूरत पड़ जाए कि पाइथन मॉड्यूल का स्ट्रक्चर क्या था तो आप लिख दो, ठीक है। तो आगे देखते हैं स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स आपको पता है इंस्ट्रक्शंस होते हैं अलग अलग, एंड फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस मैं चैप्टर करा चुका हूं, ठीक है, तो वो भी आपको आने से पिछला चैप्टर फंक्शंस वाले था, ठीक है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने चैप्टर दिया गया है फंक्शंस, वर्किंग विद फंक्शंस। पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में जाके देख लेना अगर आपने नहीं देखी है तो। आगे बढ़ते हैं। तो देखो जैसे एक मैंने मॉड्यूल क्रिएट किया हुआ है टैम्प कन्वर्जन डॉट py। तो ये ऊपर आप देख रहे हो ट्रिपल कोट वाली क्या है, एक डॉकस्ट्रिंग है, मतलब एक कमेंट है। उसके बाद फंक्शंस हैं, उसके बाद ये फंक्शंस, ये कांस्टेंट, ये अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ये वैल्यूज रिटर्न कर रहे हैं। तो इस तरीके का क्या होता है, मॉड्यूल होता है। नॉर्मल आप देख पा रहे होंगे ये हमारे नॉर्मल प्रोग्राम्स की तरह ही है जैसा कि हम पाइथन में बनाते हैं। तो मॉड्यूल भी क्या होता है, पाइथन की फाइल ही होती है, प्रोग्राम जिसमें कई सारे प्रोग्राम बने हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। तो हेल्प फंक्शन क्या होता है, जैसे देखो मैंने इंपोर्ट मैथ लिखा और हेल्प मैथ लिखा, ठीक है। मतलब ये मैथ जो मॉड्यूल है इसके लिए मैंने इंफॉर्मेशन मांगी, हेल्प करो इस मैथ मॉड्यूल के, मुझे नहीं पता कि क्या है ये। तो मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट मैथ करूंगा और हेल्प और जो ये जो पेरेंथेसिस है इसमें मैथ लिख दूंगा। तो पाइथन क्या करेगा, जितनी भी डॉकस्ट्रिंग मैंने अभी स्ट्रक्चर बताया ना कि डॉकस्ट्रिंग सारे फाइल नेम फंक्शन जितनी भी जो सारी चीजें वो सारी शो कर देगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, देखो मैं ये जैसे इसको इरेज कर देता हूं, इंपोर्ट मैथ ये लिखा, उसके बाद हेल्प एंड देन मैथ लिखा। अब मैं इसको रन कराता हूं तो देखो ये क्या है, ये जो मॉड्यूल है बिल्ट इन मॉड्यूल है मैथ, मैं बता चुका हूं आपको पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का। तो इसमें क्या क्या मैथमेटिकल फंक्शंस हैं, अलग अलग इतने सारे फंक्शन है। इतने सारे फंक्शन तो हमारे सिलेबस में नहीं है, कुछ ही पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, ठीक है। जैसे फैब्स हो गया, सील हो गया, कॉस, साइन, ये सारे फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ये इतना समझ में आ गया कि कोई भी मॉड्यूल है आपको बस आपको उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्या करना है, उस मॉड्यूल पर जाना है और उस मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। एक्चुअली इंपोर्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, उनको हेल्प फंक्शन में डाल देंगे। तो आपको क्या होगा, आप जितनी भी जो उसके फंक्शन सारी वैल्यूज होंगी वो सारी शो हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि किसी भी मॉड्यूल को किन किन तरीके से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो 3 तरीके हैं किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के। पहला, पूरे के पूरे मॉड्यूल को ही इंपोर्ट कर लिया जाए। जैसे देखो इंपोर्ट मैथ लिखा मैंने, बता चुका हूं, प्रिंट किया math.sqrt। ये sqrt एक फंक्शन है मैथ मॉड्यूल का, तो मैं इसमें जो भी वैल्यू रखूंगा ये उसका स्क्वायर रूट बता देगा। तो math.sqrt करा तो ये क्या हुआ, पूरा का पूरा मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट हुआ है। तो मैं इसका कोई भी फंक्शन यूज कर सकता हूं मैथ डॉट और फंक्शन का नाम लिख के। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 6.0 आएगा। और पता है हमको 36 का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है, 6 होता है। एक चीज और देखना, ये जो मॉड्यूल का नाम है और डॉट लगाकर फंक्शन का नाम है, ये जो है इसको हम बोलते हैं डॉट नोटेशन। ध्यान रखना इस चीज को। डॉट नोटेशन क्या होता है, जब हम मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के बाद फंक्शन को यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सेकंड तरीका क्या है, अब एक मॉड्यूल में कई सारे फंक्शंस हो सकते हैं, कई सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट करना नहीं चाहता, मैं क्या चाहता हूं कि एक मॉड्यूल में से कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स को इंपोर्ट करूं। तो मैंने कैसे करा, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट sqrt। तो अब क्या होगा, मैं सिर्फ और सिर्फ sqrt फंक्शन ही यूज कर पाऊंगा इस मॉड्यूल का, ठीक है। और इसमें एक खासियत और है, मुझे जब मैंने पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट कर लिया है इस तरीके से लिखने के बाद, तो मैथ डॉट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को, मैं डायरेक्ट यूज कर सकता हूं, ठीक है। क्योंकि अब ये जो फंक्शन है, जो sqrt जो फंक्शन है वो अब इंपोर्ट हो चुका है मेरे इस जो करंट प्रोग्राम है उसमें। तो आउटपुट 6 आ जाएगा, पता है। अब देखो ये दूसरा तरीका देखो, पहले तो मैंने एक ही क्या इंपोर्ट किया था, एक ही ऑब्जेक्ट एक ही फंक्शन इंपोर्ट किया था। अब देखो मैंने क्या करा, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट sqrt कॉमा लगाकर पाई, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट आपको इंपोर्ट करने हैं, जितने भी फंक्शंस कांस्टेंट्स आपको इंपोर्ट करने हैं, जो जो उस मॉड्यूल में है उनका नाम कॉमा लगाकर आप लिख सकते हो।
उसके बाद प्रिंट डॉट एसक्यूआरटी, प्रिंट ब्रैकेट में एसक्यूआरटी लिखा 36 और प्रिंट पाई करा, पाई मतलब जो मैथ्स में पाई की वैल्यू होती है। अब देखो आउटपुट क्या आएगा 6 और प्रिंट पाई का आउटपुट आएगा 3 पॉइंट जो वैल्यू है पाई की। ओके, इतना समझ में आ गया। ये दो तरीके समझ में आ गए किन किन तरीके से इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी मॉड्यूल को। थर्ड तरीका देखिए, थर्ड तरीका मतलब एक मॉड्यूल का सारे के सारे ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करने हैं। पहले मैं क्या कर रहा था, एक मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा था और मुझे क्या करना पड़ रहा था, उसके फंक्शंस को यूज करने के लिए मैथ डॉट लगाना पड़ रहा था। फिर मैंने क्या सीखा, मैंने सीखा कि एक मॉड्यूल को के एक मॉड्यूल के किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को किस तरीके से इंपोर्ट करना है। और मैं पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट कर रहा हूं तो मुझे मैथ डॉट लिखने की जरूरत नहीं है। इतना समझ में आ गया। अब तीसरा तरीका क्या है, सारे के सारे ऑब्जेक्ट ही इंपोर्ट कर लो। तो सारे के सारे ऑब्जेक्ट इंपोर्ट हो गए किस तरीके से, फ्रॉम मैथ इंपोर्ट, इसके बाद एस्टेरिस्क का साइन लगाना है। तो हमें क्या दो फायदे हैं, सारे ऑब्जेक्ट इंपोर्ट हो गए, हमें कॉमा लगाकर सबके नाम नहीं लिखने पड़े और मैथ डॉट भी नहीं लिखना पड़ा, आंसर वही आ रहा है। ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के। नोट्स बना लेना अच्छे से, ठीक है। कमेंट करके जरूर मुझे जरूर बताना कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो क्लियर नहीं हुए। वैसे ये तो 100% मेरी गारंटी है कि वीडियो इतनी अच्छी है कि आपके सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं नेम स्पेस क्या होता है। तो नेम स्पेस मींस ये एक स्पेस होता है पाइथन में जो क्या करता है, वेरिएबल्स के नेम मतलब नेम को क्या करता है, होल्ड करके रखता है। एग्जाम्पल देके बता दो, मत सपोज कि 3 बिल्डिंग्स हैं, एक है पंजाब की, एक उड़ीसा की, एक दिल्ली की। हर बिल्डिंग में 50-50 स्टूडेंट्स हैं। इतना समझ में आ गया। ये तीनों बिल्डिंग एक ही जगह पर है, साइड बाय साइड। ओके, तो अब इन तीनों ही बिल्डिंग में, पंजाब की बिल्डिंग में भी एक अरुण नाम का स्टूडेंट है, उड़ीसा की बिल्डिंग में भी एक अरुण नाम का स्टूडेंट है, दिल्ली की बिल्डिंग में भी एक अरुण नाम का स्टूडेंट है। तो अब देखो, मैं पंजाब की बिल्डिंग में जाऊंगा तो मुझे सिर्फ क्या बोलना है, अरुण, तो वो समझ जाएगा कि मैं अरुण को बुला रहा हूं। उड़ीसा की में जाऊंगा तो मुझे क्या बोलना है, अरुण, तो अरुण समझ जाएगा कि हाँ। दिल्ली की में जाऊंगा तो अरुण समझ जाएगा। बट अब तो ये क्या हुआ, पंजाब का नेम स्पेस अलग है, ठीक है, जिसमें अरुण नाम की कोई कंफ्यूजन नहीं है। उड़ीसा का नेम स्पेस अलग है, दिल्ली का नेम स्पेस अलग है। अब कंफ्यूजन कब क्रिएट होगी, जब ये तीनों ही बिल्डिंग्स के 50-50 स्टूडेंट्स, मतलब टोटल हो गए 150, ये 150 स्टूडेंट्स एक ही बिल्डिंग में आ जाए और फिर मैं जाके बोलूं अरुण, तो 3 स्टूडेंट्स खड़े होंगे, एक पंजाब का, एक उड़ीसा का, एक दिल्ली का। क्यों? क्योंकि अलग अलग नेम स्पेस, एक पहला जो अरुण था वो पंजाब के नेम स्पेस का था, दूसरा जो अरुण था वो उड़ीसा का था, तीसरा जो दिल्ली के नेम स्पेस का था। अब तीनों जो नेम स्पेस थे, ठीक है, वो आपस में मिल गए, तो अब कंफ्यूजन होगी ना कि भाई ये कौन सा अरुण है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, जो फंक्शन को हम यूज करना चाहते हैं उससे पहले हम उस मॉड्यूल का नाम लिखते हैं। अब जैसे ये तीनों बिल्डिंग के स्टूडेंट्स एक साथ हैं, तो मुझे क्या बोलना है, पंजाब का अरुण, उड़ीसा का अरुण, दिल्ली का अरुण। ऐसे ही जो स्क्वायर रूट है वो मैथ का स्क्वायर रूट है, या सपोज कि कोई दूसरा जो मॉड्यूल है उसका स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो इस तरह मान लो एक ही नाम से फंक्शन बना है, ठीक है, वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना, हम बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ये क्या अलग अलग नाम से बनाते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। और अगर एक ही नाम से बन गया है तो उसके मॉड्यूल के साथ यूज कर लो, मॉड्यूल के नाम के साथ, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। तो नेम स्पेस समझ में आएगा, मतलब नेम स्पेस क्या करता है, ये गारंटी करता है कि इस नेम स्पेस में अलग अलग नाम ना हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो नेम स्पेस समझ में आ गया, ये टॉपिक आगे बहुत अच्छे से यूज होगा, ठीक है, इस वीडियो में। तो अब ये देखते हैं कि जब हम किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करते हैं तो क्या क्या प्रोसेसिंग होती है। तो उस मॉड्यूल के अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है वो पूरा कोड क्या किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है इंटरप्रेटर के द्वारा, पाइथन का जो इंटरप्रेटर है, और उसे एग्जीक्यूट किया जाता है। उसके अंदर जितने भी फंक्शंस और वेरिएबल्स हैं जो उस मॉड्यूल में बनाए गए थे वो अवेलेबल है, हम उनको यूज कर सकते हैं। एक जो नया नेम स्पेस सेटअप कर दिया जाता है, जो मॉड्यूल का जो नाम होता है, जैसे मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट किया तो मैथ मॉड्यूल के नाम, मैथ के नाम से ही नेम स्पेस बना दिया जाएगा। अब नेम स्पेस मीन, अब जैसे हम कोई पाइथन का प्रोग्राम बनाते हैं तो हम उसे जिस नाम से सेव करते हैं ना, उस नाम से ही उसका नेम स्पेस बनता है कि भाई इसमें ये वेरिएबल है, ठीक है। हमें पता है हम सेम वेरिएबल लेंगे अलग अलग चीजों के लिए, तो कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक है। तो नेम स्पेस में क्या होगा, एक जैसे आप इंपोर्ट करोगे अपने प्रोग्राम में, तो आपका जो पाइथन का प्रोग्राम है उसका नेम स्पेस अलग था और आपने इंपोर्ट भी किया एक मॉड्यूल, उस मॉड्यूल का नेम स्पेस अलग है, तो उन दोनों को मिला के एक नया नेम स्पेस बन जाता है। समझ में आ गया। अब जैसे आप इस तरीके से इंपोर्ट करो तो क्या होता है, फ्रॉम मॉड्यूल का नाम, इंपोर्ट किसी कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है, मॉड्यूल नहीं है, कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है।
तो क्या होता है, वही जो पहले हुआ था उस मॉड्यूल का जो भी कोड था वो एग्जीक्यूट किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाता है। उसमें जो आपने जैसे इंपोर्ट के बाद जो पर्टिकुलर फंक्शंस यानी कि ऑब्जेक्ट इंपोर्ट करे हैं वो सिर्फ वही अवेलेबल होते हैं और कोई फंक्शन और वेरिएबल अवेलेबल नहीं होते और कोई भी नया नेम स्पेस क्रिएट नहीं किया जाता। बेशक आपने मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है तो उस मॉड्यूल का नेम स्पेस क्रिएट नहीं किया जाएगा, जोड़ा नहीं जाएगा, हमारा जो करंट प्रोग्राम का जो नेम स्पेस है उसके साथ नहीं जोड़ा जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ एक या दो या तीन ही तो फंक्शंस हमने क्या करें, इंपोर्ट करें, तो वो तीन का जो नाम होगा ना नेम स्पेस वो ऐड कर दिया जाएगा हमारे करंट प्रोग्राम में। पूरा का पूरा जो मैथ मॉड्यूल का जो एग्जांपल दे रहा हूं, मैथ मॉड्यूल का जो नेम स्पेस होगा ना वो हमारे प्रोग्राम के नेम स्पेस के साथ ऐड नहीं किया जाएगा, जैसे इससे पिछले वाले में ऐड हो रहा था। अब जैसे देखो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट पाई, अब मैंने क्या करा, पाई को 45 वैल्यू दे दी। अब बाय डिफॉल्ट मैंने क्या दिखाया था पहले कि पाई की वैल्यू क्या होती है, वो मैथ फंक्शन में ऑलरेडी डिफाइंड है 3.14, तो प्रिंट पाई कर रहा हूं तो 3.14 नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उसे इंपोर्ट किया और उसको मैंने दोबारा वैल्यू दे दी, तो वो जो दोबारा वैल्यू दी है वो प्रिंट हो रही है। समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पाइथन के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस को यूज करते हैं हम। जैसे देखो x को मैंने 345 दिया हुआ है। अब मैं चाहता हूं कि अब ये जो 345 है वो डेसिमल नंबर सिस्टम में है। ठीक है, इतना तो पता होगा आपको, ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, अगर नहीं पता तो कमेंट करके बता देना, मैं अलग से वीडियो बना दूंगा इनके लिए भी। ठीक है, तो x को मैंने दिया हुआ है 345। अब मैं चाहता हूं कि ऑक्टल नंबर में मुझे शो हो कि 345 जो डेसिमल नंबर सिस्टम में है ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसा शो होगा और हेक्साडेसिमल में कैसा शो होगा। तो मैंने देख लिया इसका आउटपुट कैसा आएगा, 0O531 और हेक्साडेसिमल में 0x159। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, हेक्सा वैल्यू दे सकते हो एक वेरिएबल को। ठीक है, जैसे ये वाला प्रोग्राम देखो, मैंने y को क्या दिया है, ऑक्टल वैल्यू दी हुई है, 345 वैल्यू दी हुई है। अब नॉर्मली 345 दूंगा तो वो इंटीजर समझेगा, तो मुझे ऑक्टल वैल्यू देनी है तो पहले क्या लिखना है, 0 फिर स्मॉल o लगाना है फिर 345 लिखना है। ठीक है, तो इंट y कराया तो आउटपुट में क्या आएगा, 229। मतलब जो ऑक्टल वैल्यू थी उसने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया ना, 229। अब ऐसे ही देखो, मैंने ये पता है आपको फ्लोट वैल्यू दी है मैंने x को, y में मैंने क्या कराया, इंट x कर दिया। मतलब ये जो x जो फ्लोट है 5.6 वो y में स्टोर हो गया 5 एज ए 5 इंटीजर बन के, प्रिंट y कराया तो 5 आउटपुट आ गया। अब ये देखो राउंड क्या कर रहा है, राउंड ऑफ कर रहा है, जैसे 4.451 कॉमा 1 लिखा है। अब मैं चाहता हूं एक राउंड ऑफ हो जाए, प्रिंट x किया तो आउटपुट क्या आ गया, 4.5। एक वैल्यू राउंड ऑफ हो गई, मतलब पॉइंट के बाद जितने भी जो होते हैं, मैंने यहां पे जो वैल्यू दी हुई है पॉइंट के बाद उतने राउंड ऑफ हो जाएंगे। अब मैंने 1 दिया था ना तो 4.4 तक हो गया। ठीक है, अब अगर मैं 2 देता तो क्या हो जाता, 4.50 हो जाता। इतना समझ में आ गया? तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, राउंड ऑफ यूज कर सकते हो राउंड फंक्शन लगाकर। ठीक है, प्रिंट एक्स करके देख लो भाई, वैल्यू एक्स में स्टोर कराई है तो स्टोर प्रिंट भी तो करनी पड़ेगी हमें। आगे बढ़ते हैं। अब पाइथन में जो स्ट्रिंग के कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं इनको देखते हैं कि ये किस तरीके से यूज होता है। जैसे एक्स में मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर करा ली डबल एस्टेरिस्क के साइन। ठीक है, अब मैंने क्या करा, एक्स क्या ये इधर आ गया, डॉट ज्वाइन, इसके अंदर मैंने एक हेलो नाम से स्ट्रिंग रख दी। अब इसका मैंने वाई में आउटपुट आ जाएगा और मैंने प्रिंट करा लिया। तो इसका आउटपुट क्या है, जो भी स्ट्रिंग मैं यहां पे रखूंगा उसके हर एक कैरेक्टर के बाद जो स्ट्रिंग इसमें होगी जो कि ये है, वो इस स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर के बाद आ जाएगी। समझ में आ गया? यहां पे अगर मैं लिख देता इंडिया, एक्स को मैं इंडिया दे देता तो एच के बाद इंडिया आता, ई के बाद इंडिया आता, एल के बाद इंडिया आता, इस एल के बाद इंडिया आता, ओ के बाद इंडिया आता, सॉरी ओ के बाद नहीं आता, इनके बीच में ही आता है वो। क्लियर? तो इतना समझ में आ गया कि ज्वाइन को किस तरीके से यूज करना है। सेकंड एग्जांपल देता हूं ज्वाइन का ही। अब मैंने पहले स्ट्रिंग ली थी, अब मैंने एक्स में मैंने स्ट्रिंग ली है और दूसरा मैंने एक वेरिएबल लिया है L1 जिसमें मैंने लिस्ट ली है। लिस्ट में सारे के सारे वेरिएबल्स कैसे हैं, लिस्ट में सारे के सारे जो आइटम्स है वो कैसे हैं, वो हैं स्ट्रिंग टाइप के। तो x डॉट ज्वाइन L1 लिखा, z में स्टोर कराया, प्रिंट करा मैंने, आउटपुट क्या आया,
हर एक जो आइटम है उसके बीच में ये वाली जो स्ट्रिंग थी जो यहां पर लिखी थी एक्स डॉट ज्वाइन, वो हर एक आइटम के बीच में आ गई है। ठीक है, ध्यान रखना स्टार्टिंग में नहीं आती, एंडिंग में नहीं आती, बीच में आती है हर एक आइटम के बाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक कुछ नोट्स हैं, जैसे हम ट्यूपल भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हम डिक्शनरी यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे जो ज्वाइन वाला जो ब्रैकेट है ना इधर, यहाँ पर हम ट्यूपल यूज कर सकते हैं। मैं L1 में कोई ट्यूपल ले लेता, फिर ज्वाइन करा देता, हो जाता, लेकिन डिक्शनरी यूज नहीं कर सकते हैं। और इतना ध्यान रखना, अगर आप कोई सीक्वेंस दे रहे हो, जैसे लिस्ट या ट्यूपल दे रहे हो, तो उसमें जितने भी आइटम्स हैं वो सारे के सारे कैरेक्टर होने चाहिए, स्ट्रिंग टाइप होने चाहिए। ठीक है, कोई भी इंटीजर टाइप या फ्लोट टाइप ना हो, मैथमेटिकल नंबर ना हो, इतना समझ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ज्वाइन समझ में आ गया, उसके बाद देखते हैं स्प्लिट। स्प्लिट में क्या है, जैसे देखो मैंने x एक क्या वेरिएबल है, इसमें मैंने आई लव पाइथन स्टोर कराया है, फिर y एक वेरिएबल लिया जिसमें मैंने x डॉट स्प्लिट लिखा है और प्रिंट y करा दिया है। तो इसका आंसर क्या है, जो स्ट्रिंग थी उसका हर एक जो कैरेक्टर था, हर एक जो वर्ड था, सॉरी, वो क्या हो गया, एक लिस्ट का अलग अलग आइटम बन गया है। इतना समझ में आ गया, आई अलग हो गया, लव अलग हो गया, पाइथन अलग हो गया। अब इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं हम स्प्लिट फंक्शन को। एक्स में आई लव पाइथन लिया, एक्स डॉट स्प्लिट लिखा है और मैंने स्प्लिट में क्या दे दिया, ओ दे दिया है। अब वाई में स्टोर कराई है, जो भी ये वैल्यू निकाल के देगा, प्रिंट वाई कराया है। तो आउटपुट में क्या है, अब पहले उसने कैसे अलग अलग किया था, स्पेस को देखकर, जहां जहां स्पेस है वहां वहां से हमने वर्ड्स को अलग अलग कर दिया। जैसे ये 3 आइटम्स बन गए थे, यहां पर उसने स्पेस को नहीं देखा है, यहां पे उसने देखा है ओ को, जहां जहां ओ है वहां वहां से उसने वर्ड को अलग कर दिया। जैसे ओ यहां पर है ना, तो आई स्पेस एल, ये एक पहला आइटम बन गया। फिर उसके बाद वी ई स्पेस पी वाई टी एच, ये एक दूसरा आइटम बन गया। उसके बाद एन, ये थर्ड आइटम बन गया। तो इतना समझ में आएगा, जो वैल्यू आप दोगे वो चेक करेगा वो उसमें है या नहीं है, और उसके बाद उसके हिसाब से वर्ड्स को क्रिएट कर देगा एज अलग अलग आइटम्स ऑफ अ लिस्ट। इतना समझ में आ गया। अब देखते हैं तीसरा फंक्शन, बिल्ट इन फंक्शन है पाइथन का, स्ट्रिंग का। तो अब तीसरा कौन सा है, रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है, जैसे मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्स को मैंने स्ट्रिंग दी हुई है आई लव पाइथन, तो मैंने यहां पे क्या लिखा है, वाई में स्टोर करा दिया है एक्स डॉट रिप्लेस लव नो। अब ये क्या करेगा, जो लव यहां पर है ना, जो मैंने यहां पे लिखा है, उसकी जगह दूसरा जो मैंने यहां पे लिखूंगा उसको दे देगा। मैं यहां पे कुछ भी लिखूं, वो क्या करेगा, यहां पर जो लिखा है, जो कि ये है, यहां पर क्या आ जाएगा, आई नो पाइथन आ जाएगा। ठीक है, आउटपुट क्या आ जाएगा, आई नो पाइथन। मतलब यहां पे आप वो लिखो जिसको आपको हटाना है, यहां पे आप वो लिखिए कॉमा के बाद जिसको आपको वहां पर लगाना है। तो आई नो पाइथन आ गया। अगर मैं प्रिंट एक्स करता तो आई लव पाइथन ही आएगा, इतना ध्यान रखना। ये तो वाई में स्टोर कराया ना मैंने, आई नो पाइथन, एक्स को प्रिंट कराता हूं तो आई लव पाइथन ही आएगा। सेकंड एग्जांपल देखो, पहले तो मैंने क्या करा था, वेरिएबल में एक स्ट्रिंग डाली थी, अब मैं डायरेक्ट भी यूज कर सकता हूं। जैसे पूरी स्ट्रिंग लिख ली, डॉट रिप्लेस और वही लव कॉमा नो, प्रिंट वाई कराया, आउटपुट क्या आया, आई नो पाइथन। इतना समझ में आ गया। ओके, तो हम देखते हैं रैंडम मॉड्यूल कैसे यूज करना है। ठीक है, तो रैंडम मॉड्यूल के अंदर 2 फंक्शन हैं। पहला है रैंडम। तो रैंडम फंक्शन क्या करता है, कोई भी जो, जैसे कि ये रेंज दे रखी है 0.0 से 1.0 तक, इस रेंज में रैंडमली कोई भी नंबर हमको रिटर्न कर देगा। अभी एग्जांपल देकर बताऊंगा कैसे, बस इसमें ध्यान रखना। हो सकता है कि 0.0 रिटर्न आ जाए हमें, लेकिन 1 कभी नहीं आएगा। 1 से छोटा ही नंबर रिटर्न आएगा और 0 से बड़ा आएगा, 0 भी आ सकता है। और ये हमेशा फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देगा। ठीक है, डेसिमल वाला नंबर। एग्जांपल देखो, इंपोर्ट रैंडम लिखा, प्रिंट करा, ये रैंडम तो मॉड्यूल का नाम है ही जैसे हम यूज करते हैं, और रैंडम फंक्शन का भी नाम है। आउटपुट क्या आएगा देख लो, 0.0 से बड़ा और 1 से छोटा। 0 भी आ सकता है, कोई भी रैंडमली नंबर आ सकता है, इतना ध्यान रखना बस। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये दूसरा एग्जांपल देखो, इंपोर्ट रैंडम, रैंडम डॉट रैंडम पेरेंथेसिस इनटू 30। अब ये जो जगह है, यहां पे देखो रैंडम नंबर रिटर्न होगा। ठीक है, रैंडम नंबर रिटर्न होगा। अब जो भी नंबर इधर रिटर्न होगा उसको मैंने मल्टीप्लाई करा दिया 30 से।
मल्टीप्लाई करा दिया 30 से, तो आउटपुट क्या है 2.70। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जैसे पहले ये जो नंबर रिटर्न हुआ था वही हुआ हो, कोई भी नंबर रिटर्न हो सकता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो आउटपुट क्या आया, तो 2.701812 इस तरीके से, तो कोई भी नंबर रिटर्न हो सकता है। अब तीसरा जो फंक्शन है रैंडम मॉड्यूल का, जो हमारे सिलेबस में दे रखा है, दूसरा जो फंक्शन है वो है रैंडेंट। ठीक है, ए कॉमा बी। अब कैसे यूज करना है, ये जो रैंडेंट जो फंक्शन है, जो भी हम रेंज देंगे ए और बी, उस रेंज में कोई भी रैंडमली कोई भी एक नंबर हमें रिटर्न कर सकता है। तो ध्यान रखना, ए भी रिटर्न आ सकता है, बी भी रिटर्न आ सकता है, ये दोनों ही जो लिमिट्स है वो इंक्लूसिव है। ए भी रिटर्न हो सकता है, बी भी रिटर्न हो सकता है, और ये हमेशा इंटीजर नंबर रिटर्न करता है। कैसे याद रहेगा, रैंड इंट नाम से याद रहेगा कि ये इंटीजर नंबर रिटर्न करता है। एग्जाम्पल देखो कैसे यूज करना है, इंपोर्ट रैंडम लिखना है, प्रिंट रैंडम डॉट रैंडेंट 4,20। अब ये 4 से 20 तक का कोई भी नंबर रिटर्न कर देगा। तो इसने क्या रिटर्न किया, 8। आप जब अपने जो पाइथन का जो सॉफ्टवेयर है उसमें यूज करोगे तो हो सकता है कोई भी नंबर रिटर्न आए। ठीक है, और देखो इंपोर्ट रैंडम, मैंने क्या करा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे 3 बच्चे हैं, मुझे उन्हें 3 नंबर देने हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर दिया, एज1 एक वेरिएबल ले लिया, तीन स्टूडेंट्स हैं, रैंडम डॉट रैंडेंट, उसे कोई भी नंबर मिल जाएगा, रोल नंबर मिल जाएगा 1 से 100 के बीच। एस2 में रैंडम डॉट रैंडेंट, एस3 में रैंडम डॉट रैंडेंट। प्रिंट कराया, तीनों अलग अलग नंबर मिल गए। तो कोई भी गेम खेल रहे हो या रैंडमली कोई भी नंबर देना हो तो इसके लिए यूज कर सकते हैं, एज ए एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब देखते हैं रैंडम मॉड्यूल आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं वेब ब्राउजर मॉड्यूल किस तरीके से यूज करना है। तो ओपन एक फंक्शन है, तो ये क्या करता है, ओपन में आप जो भी वेबसाइट लिखोगे उस वेबसाइट को वो ओपन कर देगा। तो कैसे करना है, इंपोर्ट वेब ब्राउजर लिखना है स्टार्टिंग में, उसके बाद वेब ब्राउजर मॉड्यूल का नाम डॉट ओपन, और जो भी वेबसाइट आप ओपन करना चाहते हो उस वेबसाइट का नाम। तो इस तरीके से क्या होगा, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो वेब ब्राउजर मॉड्यूल समझ में आ गया, बहुत इजी है, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं आ रही है तो HTTP कोलन लगा के भी यूज कर लेना www से पहले। ठीक है, पता है ना, जो आप ये जो यहाँ पे हमारा एड्रेस बार होता है किसी भी ब्राउजर में, उसमें हम यूज करते हैं। ठीक है, वो करके भी देख लेना। ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं आ रहा है आपको तो। उसके बाद आते हैं हम URL-lib मॉड्यूल। तो URL-lib मॉड्यूल में जो है हमारे 6 फंक्शंस हैं, इनको ये अलग अलग काम करते हैं। तो इस मॉड्यूल का ज्यादा कोई खास यूज नहीं है, सिर्फ एक एग्जांपल दिया गया है। अगर एग्जाम में अगर आता है तो इन्हीं में से आएगा कि URL-lib मॉड्यूल को यूज करके दिखा दो, और उससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि बुक में भी जो हमारा सिलेबस है उसमें भी इसका कोई खास एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो URL-lib मॉड्यूल में देखो सबसे पहले क्या था, url-lib.request.url open। तो हमें क्या करना है, url-lib. पहले समझ लो क्या क्या यूज करते हैं, क्या क्या जो यूज है इनके अलग अलग फंक्शंस का। तो ये जो फंक्शन है ये क्या करता है, किसी भी वेबसाइट को ओपन करता है। ठीक है, जो हम नाम यहाँ पे जो भी URL देंगे उसको ओपन कर देगा। ठीक है, और ये एज ए फाइल रिटर्न करेगा उसका सारा डेटा। ठीक है, जिसके सारे के सारे फंक्शन यूज किए जाएंगे। अब URL ओपन रिटर्नबल मतलब मतलब ये जो डेटा रिटर्न करेगा ना, उसे आपने जिस वेरिएबल में स्टोर कराया होगा वो वेरिएबल इधर यूज होगा, मॉड्यूल का नाम यूज नहीं होगा। समझ में आ गया। डॉट रीड ये क्या करेगा, जो भी URL है उसका जो HTML कोड होगा वो रिटर्न करेगा। गेट कोड ये उस वेबसाइट का जो HTTP स्टेटस है वो रिटर्न करेगा। गेट URL ये उस URL को ही रिटर्न करेगा। हेडर्स ये उस जो URL है उसका मेटा डेटा मींस जैसे उस डेट एंड टाइम, कुकीज, ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन रिटर्न करेगा। और ये जो इन्फो है ये उस इंफॉर्मेशन को जो हेडर में स्टोर कर ली थी, ठीक है ना, उसको रिटर्न करेगा। हेडर एक्चुअली रिटर्न नहीं करेगा, ये स्टोर करेगा सिर्फ। ठीक है, और रिटर्न कौन करेगा, इन्फो रिटर्न करेगा। क्लियर हो गया ये। तो ये प्रोग्राम है। तो मैंने इंपोर्ट url-lib.request ये लिखा हुआ है, मैं अभी यूज करके भी बताऊंगा। इंपोर्ट url-lib.request, इंपोर्ट वेब ब्राउजर भी लगाना पड़ेगा साथ में, क्योंकि वेबसाइट ओपन करनी है। ठीक है, जो मैं HTTP बता रहा था वो ऐसे बता रहा था। अगर डायरेक्ट नहीं आ रहा है www.google.com से तो इस तरीके से यूज कर लेना। तो ये क्या है, URL जो हमारा था URL रिटर्नबल है, ये वेब URL नाम से लिया, कोई भी नाम ले सकता हूं मैं। url-lib.request.url open वेबसाइट का नाम। अब
वेब यूआरएल डॉट रीड, वेब यूआरएल डॉट गेट कोड, ये क्या है, ये यूआरएल ओपन का रिटर्नबल है जो मैं अभी बता रहा था आपको, ठीक है। वेब यूआरएल कोई भी नाम ले सकते हो आप, ठीक है। तो एक्चुअली वीडियो थोड़ी आगे हो गई, डोंट वरी। ये देखो, अब रीड फंक्शन लगाया, एचटीएमएल नाम से स्टोर करा लिया, गेट कोड लगाया और डेटा में स्टोर करा लिया, गेट यूआरएल यूआरएल में स्टोर करा लिया, हेडर्स, ठीक है। तो ये एचडी में स्टोर करा लिया, इन्फो ये आईएनएफ में स्टोर करा लिया, और ये सारे वेरिएबल मैंने क्या करे, अलग अलग प्रिंट करा लिए। और लास्ट में मैंने क्या करा, वेब ब्राउजर जो यूआरएल था, यूआरएल जैसे ये गेट यूआरएल क्या कर रहा था, यूआरएल को ही तो रिटर्न कर रहा था, बताया था मैंने अभी पीछे। तो यूआरएल को मैंने क्या करा, यहां पे लिख दिया। तो ये वेब ब्राउजर डॉट ओपन जो मैंने वेब ब्राउजर मॉड्यूल में बताया था, तो ये क्या करेगा, इस यूआरएल को ओपन कर देगा लास्ट में, ये सारी इंफॉर्मेशन प्रिंट करने के बाद। अब वीडियो दिखाता हूं कि किस तरीके से यूज कर रहा है। तो ये प्रोग्राम मैंने, ठीक है, लिख चुका है, प्रोग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैंने दिखाता हूं। देखो, जैसे ओपन किया, मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ था। ये देखो प्रोग्राम है, हेडर्स के आगे कोई भी फंक्शन नहीं है क्योंकि ये कोई भी चीज रिटर्न नहीं करता, मैं बता चुका हूं, ठीक है। ये वेबसाइट का नाम आपने यहां पर लिख लिया और इसको मैंने रन कराया। तो देखो ये पूरी इंफॉर्मेशन रिटर्न आई और आपने देखा वो पेज भी ओपन हो गया, ठीक है। जो मैंने पेज दिया था www.google.com, ये पूरा पेज ओपन हो चुका है। अब देखो ये पूरी इंफॉर्मेशन रिटर्न आई है, ठीक है। स्क्यूज लाइन, ये सारी इंफॉर्मेशन है, अगर आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो। मैंने आपको प्रोग्राम लिख के दे दिया है, आप कॉपी कर सकते हो, रन कर लेना, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है इसमें, बहुत ही इजी प्रोग्राम है, बहुत ही इजी यूआरएल है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रखा है। तो ये जो मॉड्यूल है इसको लेकर ज्यादा टेंशन मत लेना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम आता है तो क्या आएगा, यूआरएल लिव मॉड्यूल क्या होता है, उसके अलग अलग फंक्शंस को यूज करके दिखाओ, ओपन करके दिखाओ किसी वेबसाइट को कैसे ओपन करना है, समझ में आ गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम। तो अब देखते हैं कि पाइथन लाइब्रेरी कैसे क्रिएट की जाती है। तो लाइब्रेरी और पैकेज ये एक जैसे टर्म है, इनको इंटरचेंजेबली हम यूज कर सकते हैं। इंटरचेंजेबली मतलब जैसे मैं हो सकता है कभी लाइब्रेरी बोल दूं, कभी पैकेज बोल दूं, बात वही है। लाइब्रेरी क्या होती है, अलग अलग मॉड्यूल्स का एक कलेक्शन होता है। मॉड्यूल क्या होता है, एक पाइथन की फाइल होती है जिसमें अलग अलग मैंने फंक्शंस डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। तो पैकेज क्या है, वही है जो लाइब्रेरी होती है, पाइथन मॉड्यूल का कलेक्शन, जिसमें एक पूरा कॉमन नेम स्पेस होता है और उसके बाद जो अलग अलग मॉड्यूल हैं वो एक सिंगल डायरेक्टरी में होते हैं, ठीक है। और जब भी आप लाइब्रेरी बनाओ तो उसमें पहली जो फाइल हो जो आप बनाओगे वो init.py बनेगी। ये एम्प्टी फाइल होती है, इसी नाम से सेव करना है बस उसको, ठीक है। तो किस तरीके से बनाना है, पहले आप साइट पैकेज फोल्डर को सर्च करो जो आपके पाइथन के इंस्टॉलेशन फोल्डर में होगा, अभी बता दूंगा कैसे, ठीक है। उसके बाद कोई भी फोल्डर बना दो XYZ साइट पैकेज फोल्डर में जाके, ठीक है, जहां पर भी आपने पाइथन इंस्टॉल करी है वहां, ठीक है। उसके बाद जो कि आपके लाइब्रेरी का नाम होगा XYZ, जो भी आप नाम दोगे। उसके बाद पहली फाइल आप क्या बनाओगे, कोई भी नोटपैड की फाइल ले लो। अभी एग्जांपल दूंगा, अभी सिर्फ स्टेप्स बता रहा हूं, अभी पूरा करके बताऊंगा कैसे करना है। नोटपैड की फाइल बना लो, उसके बाद init.py नाम से उसे सेव कर दो। py उसका एक्सटेंशन है, ध्यान रखना। अगर एक्सटेंशन बाय डिफॉल्ट शो नहीं हो रहा है तो व्यू में जाके देख लेना, ओके। नहीं तो अगर विंडो 7 यूज कर रहे हो तो फोल्डर्स वाले ऑप्शन में आ जाता है, ऑर्गेनाइज फोल्डर्स ऑप्शन में जाके, ठीक है, देख लेना। उसके बाद क्रिएट मॉड्यूल, मॉड्यूल पहला आपने क्या करा, फोल्डर ढूंढा, फोल्डर के बाद XYZ एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर ये वाली फाइल बनाई। उसके बाद आप जो आपको जो भी मॉड्यूल बनाना है उसका नाम दे दो और .py से स्टोर कर दो। और ये जो फाइल है, मॉड्यूल की जो फाइल है, इसमें आप क्या करोगे, आप अपना कोड लिख दोगे, जो भी फंक्शंस आपको लिखने हैं वो। और यूज करने के लिए क्या करना है, बस फ्रॉम XYZ जो हमारा लाइब्रेरी का नाम है, इंपोर्ट ABC। समझ में आ गया। अब देखो कैसे यूज करना है मैं बताता हूं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, अपना फाइल में जाता हूं, उसके बाद मैं ओपन पे क्लिक करता हूं। ओपन पे क्लिक करने के बाद मैं चेक कर लेता हूं कि मेरा जो पाइथन का फोल्डर है वो कहाँ है। तो सबसे पहले मैं कहाँ जाता हूँ, लिब में जाता हूँ, ठीक है। उसे ओपन कर लूंगा। उसे ओपन करने के बाद यहाँ पे मैं क्या सर्च करूंगा, उसे ओपन इन न्यू विंडो करूंगा। ओपन इन न्यू विंडो करने के बाद मैं देखो साइट पैकेजेस फोल्डर देखा मैंने। उसके बाद इसको मैंने ओपन किया। यहाँ पे मैंने क्या करा, एक ऑलरेडी PER नाम से मैंने बनाया हुआ है, तो init.py, ठीक है, इसको मैंने ओपन कर लिया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, एक्चुअली मैं आपको शो कर फिर से बना के दिखाता हूँ कैसे करना है। तो न्यू फोल्डर लिया,
उसके बाद मैंने इसको नाम दे देता हूं, जो भी मेरे को अपना लाइब्रेरी का नाम देना है मैं परसेंटेज नाम दे देता हूं। ठीक है, स्टेप्स याद है ना मैंने क्या क्या करे स्टार्टिंग से। ठीक है, लिख लेना और एक दो बार आप खुद बनाओगे तो आपको खुद प्रैक्टिस हो जाएगी। परसेंटेज मैंने नाम दे दिया इसको, मैंने इसको ओपन करता हूं। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले क्या करना है, कौन सी फाइल बनानी है, जो लाइब्रेरी की फाइल बनाने के बाद नोटपैड फाइल लो init.py। उसके बाद बस ये ध्यान रखना, ये जो अंडरस्कोर है इनिट से पहले और बाद में दो अंडरस्कोर लगाने हैं और .py नाम से इसको क्या करना है, सेव कर देना है। सेव करने के बाद मेरे को क्या करना था, नेक्स्ट मेरे को बनानी थी अपनी पाइथन की फाइल, तो मॉड्यूल बनाना था। तो मॉड्यूल अभी मैं ऐसी अब वापस अपने सॉफ्टवेयर में आके बनाता हूं और बनाने के बाद मैं क्या करूंगा, इसे सेव कर दूंगा। कहां पर सेव करूंगा, जो मेरा जो मैंने अभी परसेंटेज नाम से जो फोल्डर बनाया वहां पे। तो मैं फंक्शन डिफाइन कर देता हूं, बहुत सिंपल फंक्शन बना रहा हूं, इसमें कुछ नहीं करना, परसेंटेज कैलकुलेट करेगा, ये मॉड्यूल बना रहा हूं मैं, ये एक एग्जांपल है। आप कितने भी फंक्शन डिफाइन कर सकते हो एक मॉड्यूल में, उनको अलग अलग नाम देगा। इतना समझ में आ गया। तो परसेंटेज मैंने एक फंक्शन लिया, ABC लिया, 3 मैंने इसमें पैरामीटर्स लिए। नेक्स्ट लाइन में मैंने P नाम से एक वेरिएबल ले लिया ABC। परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला पता है, P में स्टोर हो जाएगा, जो भी ABC में जो भी वैल्यूज आएंगी वो स्टोर हो जाएंगी परसेंटेज कैलकुलेट करने के बाद P में, और मैं P को रिटर्न करा देता हूं। अब देखो मैं यहां पे डॉक स्ट्रिंग लिख देता हूं एक, तो मॉड्यूल विच फंक्शंस विच रिटर्न परसेंटेज। ठीक है, तो परसेंटेज रिटर्न करने का जो है वो मैंने फंक्शन इसमें बनाया। आप कोई सा भी बना सकते हो, आपको एक्सपेरिमेंट करना है अलग अलग, तभी आप सीखोगे, इतना ध्यान रखना। ओके, तो अब मैं क्या करूंगा, इसको सेव कर दूंगा। कहां पे सेव कर दूंगा, वही साइट पैकेजेस में जाकर जो मैंने अपना लाइब्रेरी का फोल्डर बनाया था वहां पर सेव कर दूंगा। देखो साइट पैकेजेस के बाद मैंने क्या करा, इसे सेव कर दिया परसेंटेज में जाके। इनिट फाइल बनाई थी मैंने, अब मेरे को उस मॉड्यूल का नाम ध्यान रखना है कि मैं क्या नाम दे रहा हूं। तो मैंने इसको क्या नाम दिया है, M1 नाम दे दिया है। अब मैंने इसको सिंपली अपना जो मॉड्यूल जो बनाया था क्लोज कर दिया। अब मैं दोबारा से ओपन कर रहा हूं, देख लो आपके सामने दोबारा से ओपन किया है मैंने फिर Ctrl+N दबा के मैं स्क्रिप्ट मोड में आ गया। स्क्रिप्ट मोड में आने के बाद फ्रॉम मैं यहां पर क्या लिखूंगा, मेरे जो लाइब्रेरी का जो नाम था परसेंटेज इंपोर्ट M1। ठीक है, उसका फंक्शन यूज करूंगा। उसके बाद अब मैं आपको बताया था फंक्शन यूज करना है, तो मैं एक्चुअली क्या करते हैं, जैसे 3 वैल्यूज पास कराऊंगा यहां से। ठीक है, तो x मैंने क्या करा, एक वेरिएबल लिया PER, मैंने फंक्शन इसी नाम से तो डिफाइन किया था उसमें 89 78 एंड उसके बाद 3 वैल्यूज मैंने पास कराई हैं। 300 मार्क्स का पेपर था, ये 3 अलग अलग सब्जेक्ट हैं जिसमें 89 आए, 78 आए, 98 आए। ठीक है, ये पास कराया मैंने पर फंक्शन में। ओके किया, सेव कर देता हूं मैं। पता है जब हम रन कराते हैं तो सेव करना जरूरी है। अब इसने एरर दिया है, क्यों एरर दिया है, क्योंकि मैंने जो फंक्शन है उससे पहले मॉड्यूल का नाम नहीं लिखा। तो इतना समझ में आ गया। अब मैंने क्या करा, M1.per लिखा, रन कराया, देखो 88% उसने कैलकुलेट करके दे दिया। तो M1.per, अब ये तो मैंने आपके सामने दोबारा से ओपन करके दिखाया था ना, मैंने उसमें और कोई कैलकुलेशन तो करी नहीं है। बार बार जैसे आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती हो तो अब बार बार परसेंटेज का फॉर्मूला ढूंढने लगोगे। आपने क्या करा, जो भी काम आपको बार बार करने की जरूरत पड़ती है वो आप क्या करोगे, अपना मॉड्यूल बना के रख दोगे। अब आप उसे ध्यान रखना है कि किस नाम से है, कौन सी लाइब्रेरी में, उसे इंपोर्ट कर लेना है। सिंपल बार बार परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए कोड क्यों लिखे बार बार, सिंपल क्या करना है, इंपोर्ट करा, रन किया उसे। अब आप जैसे जो साइट डॉट पैकेज है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट सिस लिख सकते हो और प्रिंट करा सकते हो सिस डॉट पाथ। तो आपको पता चल जाएगा। जैसे देखो मैंने इंपोर्ट सिस लिखा, प्रिंट सिस डॉट पाथ कराया, रन कराया इसको, तो क्या आ गया, देखो साइट पैकेजेस का जो डायरेक्टरी है वो आ जाएगी। तो सी ड्राइव में यूजर्स, उसके बाद GGST फोल्डर, उसके बाद ऐप डाटा, फिर लोकल प्रोग्राम्स, पाइथन, इन फोल्डर्स में जाके। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो सिंपली आप जो मैंने आपको दिखाया था Ctrl+O करोगे। Ctrl+O करने के बाद जो भी फोल्डर आता है उस फोल्डर को आप क्या कर लोगे, सिंपली ओपन कर लोगे। ओके, तो ये समझ में आ गया।
तो सारे टॉपिक्स मैं क्लियर कर चुका हूं। स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताना वीडियो कैसी लगी। ये जो यूजिंग पाइथन लाइब्रेरीज चैप्टर 4 है सुमिता अरोड़ा बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। पूरा चैप्टर इस वीडियो में कवर था, ओके। एंड प्लीज द टॉपर्स को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको यूं ही मिलती रहे।